बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं, सालिम हैं। Assalamualaikum guys, welcome back. क्या हाल है? क्या है ठीक? आप सब ठीक हैं? अच्छा ठीक है, जी मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी पाकिस्तान में हमारी जो है ना दूसरी ईद यानी कि फ़ाइनल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के अंदर जो है। और मुझे जो है बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब से पाकिस्तान आए हैं तो हमारा कंटेंट जो है ना थोड़ा चेंज हो गया है। और हम लोग जो इंडोनेशिया के कंटेंट के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाया करते थे, तो इस वजह से जो है ना हमारा कंटेंट चेंज हो गया है, क्योंकि मैं जो है ना थोड़ा हेल्पिंग साइड पे आ गया था इस वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक अलग चैनल भी बनाया जाए। और दूसरे नंबर पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो थे वो क्योंकि हर कोई ही मूव ऑन करना चाह रहा है, तो इसके बारे में पूछते रहते हैं अक्सर। जो है मुझे टिकटॉक पे भी कमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और यूट्यूब पे भी कमेंट्स भी आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं कि ज़ीशान भाई हमें बताएं कि इंडोनेशिया में कोई किस तरह से शिफ्ट हो सकता है। यानी जो मेन मसला है ना कि हर बंदा जो है यानी कि शिफ्ट होना चाहता है, फैमिली को शिफ्ट करना चाहता है और ख़ुद शिफ्ट होना चाहता है काम की वजह से कि शिफ्ट तो हो जाए, फिर काम क्या करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, और शिफ्ट होने के लिए जो है ना हमें कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा, टिकटें कैसे होंगी, और ये सारी यानी कि इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह गए थे, आपकी शादी कैसे हुई, अगर कोई वहाँ मैरिज करता है तो उसकी तरतीब जो है वो किस तरह से बनती है। तो ये सब मालूमात इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहले जी हम रूटीन पे आते हैं जी। सबसे पहले कि इंडोनेशिया के अंदर जो है जाया किस तरह जाए, टिकटें कितने की मिलती हैं, और जो है वीज़ा कितने में मिल जाता है, और कंपनियां किस तरह बनती हैं, अगर काम कोई करना चाहे तो काम किस तरह होता है। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आता है विज़िट वीज़ा, जो कि 1 माह का और 2 माह का जो है 2 टाइप के विज़िट वीज़ा होते हैं। ये ई वीज़ा जो है पासपोर्ट, ID कार्ड, कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, इन 4 डॉक्यूमेंट के स्कैन कॉपी के बिहाफ पे जो है आपको 3 महीने का 30 दिन का, 60 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का यानी कि 1 साल का, और 2 साल का आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ तक कि 5 साल का वीज़ा भी जो है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट जो है वो दे देती है। 5 साल का जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा है उससे मल्टीपल विज़िट वीज़ा कहते हैं। अब इसमें जो विजिटर हजरात हैं वो विज़िट वीज़ा हासिल करके जा सकते हैं, विज़िट करके वापस आएँ। रिटर्न टिकट हर वीज़े के ऊपर रिक्वायर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 2 साल का वीज़ा है तो रिटर्न टिकट जो है उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं होगी, नहीं, हर वीज़े के ऊपर रिटर्न टिकट रिक्वायर्ड होगी। हाँ, अलबत्ता आपकी एंट्री हो जाती है तो एंट्री के बाद जो है आपको रिटर्न टिकट जो है वो उसके बाद जो है आप सिंगल टिकट पे आ जा सकते हैं, क्योंकि जब आपको कितास मिल जाता है। काम करते का यू अंडरस्टैंड और नॉट? Ngerti maksudnya tapi nggak bisa ngomongnya. ये कह रहे कुछ मुझे समझ आ रही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन हर बात मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके, यू साइलेंट, जस्ट यू सी हेयर। ओके, kamu lihat aja dan kamu diam aja. ओके, मसात तू Satu, अलवा बैठा, alwa beta. मैं चुप करके मैं चुप करके बैठी रहा सा। बैठ रहा. हाँ, चुप कर ये Oke. ई चुप कर, चुप Diam. bilang coba Chop. चुप। अच्छा जी, विजिट वीज़े के ऊपर जाके नोट करें, ट्रैवल करें, आए जाएं। अब जो बंदे शिफ्ट होना चाह रहे हैं उनको अगर तो कोई कारोबारी हजरात हैं वो उसी सूरत में ही कारोबार कर सकते हैं, या तो वो किसी लोकल इंडोनेशियन यानी कि खातून से मैरिज करेंगे। और मैरिज का भी तरीका बताता हूँ मैं इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सारी तफसील आपको मिलेगी इंशाल्लाह। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और बिल्कुल तवज्जो से बैठ के पूरी वीडियो देखनी है इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर आपको कोई ऐसा सवाल नहीं है जो रह जाएगा इंशाल्लाह, और मज़ीद जो रह भी जाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा इंशाल्लाह, बराबर मैं इसका जवाब दूँगा। अच्छा जी, ये तो होगा विजिटर हजरात, जो घूमने वाले हजरात हैं वो हो गए। दूसरे नंबर पे आते हैं जिन्होंने शिफ्ट होना है परमानेंट। अब वो कैसे शिफ्ट हों, उनकी पाकिस्तान में मैरिज है, वो मैरिज नहीं करना चाहते, वो क्या करेंगे। सबसे पहले जो है इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो वहाँ का लॉ है, कानून है कि आपके पास कम अज़ कम $65,000 की जो है शो मनी होनी चाहिए, नहीं शो करने के लिए अमाउंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह किसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूरोप का या अमेरिका का लोग जो है एक दूसरे से पैसे मांग लेते हैं और अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं और फिर जो है उसका प्रोसेस करवाते हैं, तो उनकी जो है ना ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास शो मनी होनी चाहिए।
اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 4-5 دن کا پروسیس ہوتا ہے. آپ کے جو ہے فنگر پرنٹ یعنی کہ انگوٹھے کے نشان اور آپ کے سگنیچر بھیجے جاتے ہیں. آپ پھر کمپنی کا نام طے کرتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کا یہ نام رکھنا ہے, اور ایک ہی کمپنی میں 15 سے 20 کاروبار آپ یعنی شامل کر سکتے ہیں. ویسے تو کیونکہ ایڈوکیٹ جو ہے تھوڑی سی آلس کرتے ہیں, 8-10 بزنس کے کوڈ ہی ڈالتے ہیں, کیونکہ کوڈنگ ہوتی ہے کاروبار کی, بزنس کے کوڈ ڈالتے ہیں اس میں, تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں, اور انڈونیشین لینگویج کے اندر ہی یہ کمپنی بن کے آتی ہے. اچھا جی, تو آپ اس میں 10 کاروبار ڈال لیں. جس طرح کاروبار کون سے ہیں, جو ہے نا ایک بڑے پیمانے پہ اچھی ایک لانڈری بنا لیں, یا آپ جو ہے کیفے شاپ وغیرہ بنا سکتے ہیں, کوئی شو روم وغیرہ بنا لیں گاڑیوں کا, کوئی آپ کوئی اور کام جانتے ہیں جو آپ کی فیلڈ ہے, کپڑے کا کام جانتے ہیں آپ, کپڑے کے سٹور بنا سکتے ہیں, قالین سٹور بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سپر سٹور وغیرہ, بڑے بڑے سٹور پرچیز بھی کر سکتے ہیں, جیسے الفا میدی, الفا مارٹ, انڈو مارٹ اور مکسیو ایس کریم برانڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوگی. انڈونیشیا ایک فلیکسیبل کنٹری ہے, ہر بندے کے لحاظ سے یہ بہتر ہے. زبان ان کی ہے بھاشا انڈونیشیا. ایشین کنٹری G20 کنٹریز میں اس کا نام آتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کرنسی ڈاؤن ہے, تو وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی GDP کتنی ہے. اس کو آپ گوگل پہ خود کمپیئر کریں, پاکستان سے, انڈیا سے کمپیئر کریں یا دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں, تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کتنا ایک ترقی یافتہ ملک ہے. بلٹ ٹرین ہے انڈونیشیا کے اندر ہے, جو بڑے بڑے کنٹریز میں جو ٹرین پائی جاتی ہے, انڈونیشیا میں بلٹ ٹرین ہے. بنڈنگ, اس کے جو بزنس کے لیے جو اچھے سٹیز ہیں, بنڈنگ ہے, جکارتا ہے, سورابایا بھی اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے باتم ہے. اس کے علاوہ جو ہے بالی ہے, بالی میں بھی اچھا کام ہے. اپالکی بوکیتنگی جو گیا, جو کہ بوکیتنگی سے میری مسز ہیں, یہ آچے والے علاقے سائڈ, بوکیتنگی آچے پاس کے علاقے ہیں نا, تو یہ وہاں سے ہے. میں ٹورسٹ آتا ہے بہت زیادہ, جکارتا میں بھی آتا ہے ٹورسٹ, تو وہاں پہ آپ جو ہے بزنس یعنی کہ وہاں پہ سیٹ اپ آپ کر سکتے ہیں. پھر کمپنی بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے کدھر اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس جگہ کا جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں کاروبار کرنا ہے, پھر اس جگہ کا ایڈریس لیا جاتا ہے, ایڈریس ڈالا جاتا ہے کمپنی کے اندر. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہے نا کہ اگر کسی کے پاس اگر اتنی اماؤنٹ نہیں بھی ہے تو بھی کمپنی کا کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہیں, وہ بھی ہو جاتا ہے. مطلب ادھر ادھر سے کر کرا کے پکڑ کے پیسے اگر آپ کے پاس ارینج ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتے ہیں, اگر نہیں ہو سکتے تو پھر ایڈوکیٹ وہ کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ آپ کی یعنی کہ آپ نے پھر بزنس ایڈریس ڈالنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کاروبار کرنا ہے, اور اس میں لسٹ ڈالنی ہے کہ کیا کیا کاروبار کرنے ہیں. اب ایک کمپنی میں کون کون سے کاغذات آتے ہیں, یعنی کہ اگر کوئی آپ کو کمپنی رجسٹر کر کے دیتا ہے, بنا کے دیتا ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ ان سے یہ کاغذات لیں اور اپنے کاغذات کو ویب سائٹ کے اوپر ویریفائی کریں, یعنی چیک کریں. اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. ایک QR کوڈ ہوتا ہے, ان ڈاکومنٹس کے اوپر آپ اس کو سکین کر کے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں یوٹیوب پہ کوئی بھی اپنی کمپنی کا کوئی بھی ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں آپ کو, تو یوٹیوب جو ہے وہ یعنی کہ ایک انفارمیشن لیک کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں سے ویڈیو کو ہٹا دے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سے کاغذات ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے کمپنی میں. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو جو ہے کمپنی رجسٹریشن کی مکمل جو ہے نا تفصیلات بتاتا ہوں, میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے. انڈونیشیا میں رجسٹریشن کمپنی کے مکمل کاغذات جو ہے نا, ڈاکومنٹ لسٹ جو ہے وہ ہے ڈیڈ آف اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا نمبر 1 پہ جو ہے, اسے کہتے ہیں ایکٹا پنڈیریان انڈونیشین زبان میں. کمپنی کا قانونی قیام اور شیئر ہولڈر کی تفصیل. جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں یعنی کہ کن کو آپ نے کمپنی میں شامل کرنا ہے, کم از کم 2 لوگ آپ کی کمپنی میں شامل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں کمپنی کے. اس کے بعد ہوتا ہے نوٹری یعنی کہ منسٹری اپروول, SK کمین, یعنی کہ آپ کا نام ہے کمین کم, یعنی Kemenkumhan. Apa itu? بھاشا انڈونیشیا یعنی آپ کا Kemenkumhan. کمین کم ہم, ہاں, منسٹری اپروول اسے SK کہتے ہیں, یعنی کہ وزارت قانون و انسانی حقوق کی طرف سے کمپنی کی منظوری جو ہے. تیسرا ڈاکومنٹ ہے بزنس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, جسے NIB کہتے ہیں, یعنی لائسنس اسے کہتے ہیں. کمپنی کا نیشنل رجسٹریشن نمبر, اس کے بغیر کوئی بھی قانونی کاروبار ممکن نہیں ہے. یہ جو تیسرا نمبر میں نے بتایا نا, بزنس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر NIB جو لائسنس ہے. کمپنی ٹیکس نمبر, اس کو انڈونیشین کہتے ہیں NPWP, اصل میں یہ ہے NPWP. ٹھیک ہے, کمپنی کا ٹیکس نمبر یعنی کہ انڈونیشیا کا NTN نمبر.
बैंक अकाउंट खोलने और इनकम टैक्स के लिए ज़रूरी है। बिजनेस लाइसेंस OSS एंड SIUP, कानूनी तौर पर कारोबार का इजाज़तनामा, किस नौयत का कारोबार होगा इसकी इजाज़त। 6 नंबर पे आता है डोमिसाइल लेटर, सूरत डोमिसाइल इंडोनेशियन लैंग्वेज में कहते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन पता, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है एजेंट फराहम कर सकता है। कंपनी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, कंपनी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है 30 पेजेस पे मुश्तमिल होता है। उसमें तमाम तफसीलात लिखी होती हैं, किसने ये काम करना है, यहाँ करना है, इतने इन्वेस्टर हैं, इसकी इतनी पेमेंट है, इसकी इतनी पेमेंट है, यानी कि एक शेयर होल्डर बनते हैं। एक कंपनी में 8, 6, 7, 8 लोग आप शामिल कर सकते हैं, पूरी फैमिली को भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। कंपनी के इन्वेस्टर, CEO और शेयर होल्डर की तफसीलात। कंपनी स्टैंप जो है वो भी होती है। ऑफिशियल कंपनी स्टैंप हर लेटर और मुआहदे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर दरकार हो यानी कि तो कभी बैंक अकाउंट वगैरह जो है ना रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है कंपनी की तरफ से बैंक अकाउंट खोलने के लिए, आजकल वो नहीं मांग रहे। कंपनी में शामिल किए जा सकते हैं ये बिज़नेस, उसकी मिसालें हैं। ट्रैवल एंड टूर बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जनरल ट्रेडिंग, रेस्टोरेंट, कैफ़े, सुपर मार्केट, ग्रॉसरी स्टोर, कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई, कार रेंटल, बाइक रेंटल, ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, लॉन्ड्री सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फूड पैकिंग एंड डिलीवरी, एजुकेशन, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। ये तमाम जो है ना काम आप कर सकते हैं। दरकार दस्तावेज़, दोनों अफराद की पासपोर्ट की कलर कापी, दोनों अफराद की सफ़ेद पस मंज़र वाली तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पाकिस्तानी ID कार्ड, अगर आप पाकिस्तानी हैं या जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ का आपका ID होगा। कंपनी का मौजूदा नाम यानी कंपनी का पता जो है कि वो आप अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एज आ जो है ऑफिस परचेज़ करके सालाना जो है 60-70 हज़ार पे आप ऑफिस परचेज़ करके जो है कंपनी का यानी कि आप हासिल कर सकते हैं ऑफिस वगैरह साल के लिए। अगर आपके पास बिज़नेस एड्रेस के लिए शॉप अवेलेबल है तो आप अपने तरीके से जो है शॉप डाल सकते हैं। तो जब कंपनी का तमाम मुकम्मल प्रोसेस हो जाता है तो इसके डॉक्यूमेंट आप जब चेक करते हैं, चेक करके उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस। आपको 1 साल का वीज़ा भी मिल सकता है और आपको 2 साल का वीज़ा भी इसी कंपनी के बिहाफ में मिल सकता है। अब अहम मालूमात ये है कि मिसाल के तौर पे हम 2 भाई हैं और मेरा एक कज़न है, मैंने अपना नाम कंपनी में शामिल किया और कज़न का नाम शामिल किया, और बाकी मैंने कज़न की फ़ैमिली में से और मेरी फ़ैमिली में से किसी का नाम शामिल नहीं किया, तो मेरे की तास के बिहाफ पे मेरी पूरी फ़ैमिली को वीज़ा मेरे स्पॉन्सरशिप पे यानी लग सकता है, मेरी कंपनी के स्पॉन्सर पे। और मेरे कज़न का नाम डाला था उसकी भी पूरी फैमिली को मिलेगा वीज़ा। इस तरह जिसका नाम होगा उसकी पूरी फैमिली को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वीज़ा जो है आपकी मर्ज़ी है कि 1 साल का लें या 2 साल का लें। अब क्यों, उसकी वजह ये है, अगर आप 1 साल का वीज़ा लेंगे तो इमिग्रेशन जो है कहती है कि कम से कम 2 ट्रांजैक्शन हों, और तीसरी एक्सटेंशन जो होगी वो आपकी PR कार्ड की होगी। यानी 1 साल का वीज़ा लेंगे आप, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत 2 साल के। कीमत में 50-60 हज़ार का फ़र्क होता है। 1 साल का आपने वीज़ा लिया है, ठीक है, वो आपको जब ख़त्म होगा फिर एक बार फिर 1 साल का लेंगे। उसके बाद जो है आपको तीसरे साल में यानी कि 3rd एक्सटेंशन में आपको जो है डायरेक्ट PR कार्ड मिलेगा, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड, जो कि 5 साल उस पर लिखा होगा। आपको ID कार्ड भी मिलेगा। इंडोनेशिया में एक दफ्तर होता है जिसे डुकचापिल कहते हैं, डुकचापिल यानी कि वहाँ से आपको एक कार्ड मिलेगा, और कारतु कुलर्गा भी मिलेगा जो कि फैमिली सर्टिफिकेट होता है, इंडोनेशिया के इस तरह का होता है, बड़ा कार्ड होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। उसके लिए जो है ना फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा है। कुछ लोग हैं 2 साल का लेते हैं, जो 2 साल का लेके जाएंगे वो फिर एक एक्सटेंशन यानी कि उनको 1 साल की करानी पड़ेगी एक दफ़ा, फिर तीसरे एक्सटेंशन पे उनको जाके 5 साल का PR कार्ड मिलेगा। टोटल आपको 5 ईयर्स के अरसे में जो है पासपोर्ट आप जो है इंडोनेशिया का हासिल कर सकते हैं कानूनी तरीके से। कि जो कंपनी के टैक्सेस वगैरह हैं, $100 तकरीबन टैक्स होता है कंपनी का, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, वो हर जगह पे जिधर आप बिज़नेस करते हैं जहाँ पे करते हैं $100 जो है वो मंथली बेस पे नहीं होता है, तकरीबन 3 मंथ बाद होता है, या मे बी ईयरली 1 ईयर बाद होता है, यानी कि वो आपको ख़ुद ही पता चल जाता है। और सबसे आखिरी और अहम काम जो है OSS लॉगिन, पासवर्ड एंड ईमेल सेटअप वगैरह, ये भी आप जो है ये भी आपको यानी कि करवा के आप चेक करें जब आप कंपनी बनवाएं, ठीक है। मेन होती है कंपनी जब हो जाती है उसके बाद वीज़ा होता है। अब वो हजरात जो बिज़नेस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन काम करते हैं और हमने घर बैठ के काम करना है, किसी और कंपनी में काम करते हैं और किसी और के पास काम करते हैं, उनको बैंक अकाउंट भी खोलने की ज़रूरत है और बैंक अकाउंट भी उनको चाहिए,
और ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए उनको। उनके लिए इंडोनेशिया ने E33G वीज़ा इशू किया है, जो कि फ्रीलांसिंग वीज़ा, इसे रिमोट वर्कर कहते हैं। आप घर बैठ के जो मर्ज़ी काम करते रहें, बैंक अकाउंट ओपन कराएं, आप उस वीज़े पे मैरिज भी कर सकते हैं, और बिज़नेस वाले हजरात भी मैरिज भी कर सकते हैं। बिज़नेस वीज़े पे कोई ऐसा मसला नहीं होता। उधर आप अपना मैरिज बुक बना लें, बुक निकाह जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं। तो जो फ्रीलांसर हजरात हैं वो इजीली बैठ के, क्योंकि वहाँ पे जो बैंक्स हैं ना, वो ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक ट्रेडिंग को, ऑनलाइन वेबसाइट्स को, पेमेंट्स को, इनको कोई मसला नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, आप पेमेंट किसी भी बैरून मुल्क से इंडोनेशियन अकाउंट में डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं आप कहीं भी। तो इसमें कोई यानी कि पाबंदी नहीं है। तो वो हजरात जो रहना चाहते हैं सुकून से, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, हम ई कॉमर्स का काम करते हैं, कोई ट्रेडर हजरात हैं, वो आप इंडोनेशिया में बैठ के ट्रेडिंग करें, बाली में बैठें, जहाँ बैठें मज़े करें, घूमें फिरें, तो वो कर सकते हैं। उनके लिए 1 साल का वीज़ा, तो वो भी एक्सटेंड बाद में हो जाता है, 1 साल का वीज़ा उसको मिलता है। और अगले हजरात हैं जो मैरिज करने वाले हैं। मैरिज करने वाले हजरात बाज़ औक़ात गलती करते हैं, विज़िट वीज़ा लेके चले जाते हैं, जो कि हम मना करते हैं। हमेशा विज़िट वीज़ा ना लेके जाएं। D1 और D12 2 वीज़े हैं कैटेगरी के। D1 जो है हर 2 महीने बाद आपको एग्ज़िट करना है, लेकिन वो मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा है। D12 जो है हर 6 महीने बाद आपने एग्ज़िट करना है। आप D1 लेके चले जाएं। बिज़नेस समझ में आता है, ठीक है, नहीं समझ में आता है क्योंकि आप अगर विज़िट वीज़े पे जाएंगे, वहाँ जाके आपका वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं होगा जब तक कि आप मलेशिया में इन आउट नहीं करते। अब उसमें क्या नुकसान होता है आपका, अगर आप विज़िट वीज़े पे इंडोनेशिया पहुँचे, वहाँ पे आपको कंट्री पसंद आ गया, आप कहते हैं अब मैं कंपनी बनाऊँ और बिज़नेस वीज़ा लूँ, तो आपको फिर मलेशिया जाना पड़ेगा। मलेशिया जाने के लिए फिर रिटर्न टिकट कहाँ की दिखाएंगे आप? अगर तो आपके पास विज़िट वीज़ा होगा तो आप रिटर्न टिकट आपको पाकिस्तान की दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल वीज़ा लेके जाएंगे 1 साल वाला, तो आप इन आउट यानी कि कर सकते हैं, रिटर्न टिकट इंडोनेशिया के फिर से डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है आपका, ठीक है ना। अव्वल तो मेरा यही मशवरा है कि बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड कंट्री है, बाकी सबकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि मैंने इस कंट्री के ऊपर तमाम तर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस खोल के देखें, कारोबार के हवाले से आप सर्च करें, ठीक है, मैरिज के हवाले से आप सर्च करें, इंशाल्लाह बहुत सारी। क्योंकि मैंने एक बड़ी ख़ास मेरी वीडियो थी जो कि डिलीट हो गई, उसमें मैंने वाज़े डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे आपको कि ये डॉक्यूमेंट होते हैं, इसी वजह से यूट्यूब ने वो वीडियो मेरी रिमूव कर दी थी। तो वो जो है ना, बड़ी नुकसान हुआ है उसका, क्योंकि वो उस वीडियो से बड़े लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो बड़ा टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिला है। मैंने कहा चलो किसी को गाइड कर दें, अच्छा मशवरा दें, ये भी सदका जारिया है। और इंशाल्लाह और बाकी जो है कारोबार कौन कौन से करें मैंने ये भी बता दिए आपको। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं वहाँ पे। घरेलू रिहाइश कितने की मिलती है ये भी मैं बता देता हूँ। अभी आ जाते हैं घरेलू ख़र्चे के ऊपर। घर का रेंट तकरीबन सालाना बेस पे 1 लाख से लेकर तकरीबन जो है वो 2-3 लाख रुपए तक जो है आपको सालाना मिल सकता है, यानी कि तंगरंग के इलाके में या जकार्ता के इलाके में। हाँ, अगर बाली में जाएंगे तो बाली में प्रॉपर्टीज़ जो है 6 लाख रुपए सालाना रेंट भी है बड़े बड़े घरों का, और 4 लाख रुपए सालाना रेंट भी है। दुकानों के रेंट भी इसी तरह हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जितने हिसाब से आप लें, जितनी बड़ी दुकान लें, डबल स्टोरी की दुकान लें, तो किराए के लिए सालाना रेंट वहाँ पे चलता है, ठीक है। कोई दे देता है मंथली पे, अक्सरियत जो है सालाना रेंट आपका चलता है, ठीक हो गया। और अब मैरिज करने वाले हजरात जो है ना, वो तो रह गए थे ना मैरिज वाले हजरात जो है वो कोई भी D1 D12 कैटेगरी का वीज़ा लेके चले जाएं, किसी खातून के साथ उनकी बातचीत है, दुआ सलाम है, वो वहाँ जाके अपनी मैरिज जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उनको कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे शादी करने के लिए? एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट क्या होता है? वो होता है कि पेरेंट परमिशन लेटर होता है। अगर आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं उनके नाम का, अगर वालदा ज़िंदा हैं, यानी कि कोई होता है कि उनमें जो है वालिद नहीं होते, किसी की वालदा नहीं होती, तो अगर एक फ़र्द नहीं भी है ना माँ बाप में से, तो आप जो है अल्लाह पाक सब के वालिदैन को सलामत रखे। अगर कोई नहीं है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, मामा नहीं है या बाबा नहीं है, तो मामा के नाम का, मामा अगर ज़िंदा हयात हैं तो उनके नाम का जो है बन जाएगा। उसमें क्या होगा कि मामा आपकी तहरीर लिख के देंगी, उनके नाम का स्टाम्प पेपर लगेगा 300 वाला। मामा तहरीर लिख के देंगी, ये मेरा बेटा है, इसका फ़लाँ नाम है, ये मेरा नाम है, मेरा ID कार्ड नंबर है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये उनका ID है, वो यहाँ रहते हैं, और ये मेरा बेटा है, इसको मैं अपने होश-ओ-हवास में और अपनी इजाज़त से इंडोनेशियन किसी भी खातून से शादी करने की इजाज़त देती हूँ। या मखसूस खातून है, उसका केटे पे होगा, वो केटे पे आपने मंगवा लेना, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका NI के नंबर लाजमी आपने मेंशन करना है, ठीक है। अगर इसकी समझ ना लगे तो मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मैं आपको मज़ीद भी समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन
जो है टाइम ज़ाया ना कीजिएगा काइंडली, ठीक, टू दी पॉइंट यानी कि आपने बात करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका बन गया एफिडेविट कंसेंट, ठीक है। अगला नंबर है अनमैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप पाकिस्तान में गैर शादीशुदा हैं। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको कौन इशू करता है? यूनियन कौंसल। हर इलाके की अपनी यूनियन कौंसल होती है, यूनियन कौंसल का नंबर मेंशन होता है, उसमें उसकी मुहर होती है, वो यूनियन कौंसल हर इलाके की आपको इशू करती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको खिदमत सेंटर से मिल जाएगा, किसी भी करीबी थाने के खिदमत सेंटर से। और अगला जो आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है FRC लेटर, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेटर, जो कि आपको नादरा दफ्तर से 1000-1500 की फ़ीस में मिल जाएगा, सरकारी फ़ीस है। और एफिडेविट, अनमैरिड, पुलिस करैक्टर और FRC, ये 4 डॉक्यूमेंट। और अगर आपके पास जमना पैदाइश जिसे कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो भी लेके जाएंगे। और बहुत सबसे अहम बात है, इन तमाम कागजात को जो है इंडोनेशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवाना है आपने, और इन तमाम कागजात को आपने ट्रांसलेट करवाना है। और ट्रांसलेशन तो अटेस्टेड नहीं होगी, आपने फिर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपने अटेस्टेड करवाना है। याद रहे कि एफिडेविट वाला बंदा जिसके नाम का एफिडेविट होगा उसको मिनिस्ट्री में हाजिर होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे आपके मामा वो जाएंगे, आपके पापा वो जाएंगे, लाजमी उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये तमाम कागजात होंगे। फिर उसके बाद इंडोनेशिया जाएंगे, तो इंडोनेशिया वाले डॉक्यूमेंट ये बताएंगे दी माना चारा menikah sama orang asing di Indonesia, dokumen apa kalau cewek ya? Apa ya, kayak persetujuan orang tua, वालिदैन की इजाज़त होनी चाहिए, terus akte apa, akte kelahiran juga kali ya, एक्टा कलाहिरान यानी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए लड़की का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके अलावा जो है उसकी मदर की परमिशन, फादर की परमिशन, और लड़की की अपनी रजामंदी एक लेटर में, और लड़की और लड़के की रजामंदी अलग अलग लेटर बनेंगे। तो ये तमाम इसको कहते हैं N1, N2, N3, N4, N5 इनका नाम है। और ये इंडोनेशिया में काउआ ऑफिस, KUA काउआ ऑफिस इंडोनेशिया में, काउआ ऑफिस KUA काउआ। इंडोनेशियन लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है ना, तो उनके अंग्रेज़ी के अल्फाज थोड़े डिफरेंट हैं। तो काउआ ऑफिस से ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको काउआ ऑफिस से मिल सकते हैं, वहाँ से वो काउआ वाले बना के देंगे आपको, इनका केटे पे लगेगा, फिर जाके आपकी जो है मैरिज रजिस्टर्ड होगी। और उसके बाद जो है आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आप इमिग्रेशन जाएंगे, फिर अगला प्रोसेस होगा। इमिग्रेशन आपके घर पे आएगी, आपको चेक करेगी, आपकी शादी देखेगी कि हो गई है, किधर हुई है, कैसे हुई है। फिर इनके आईडी कार्ड का एड्रेस मैच किया जाएगा कि ये इस जगह पे, उसी जगह पे फिर इमिग्रेशन जाएगी, और वो वहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके फिर जाके जो है वो आपको इमिग्रेशन जो है 1 साल का वीज़ा इशू करती है। और इतने पापड़ बेलने के बाद आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर वो एक दफ़ा एक्सटेंड होगा 1 साल के लिए, फिर वो तीसरी दफ़ा जो तीसरी एक्सटेंशन होगी वो आपकी PR होगी, यानी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होगा। PR कौन कौन ले सकता है? बिज़नेस वीज़े वाले, मैरिज वाले ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी का कोई वर्क वीज़ा है, कोई और वीज़ा, वो PR नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। ये तरीक़ाकार है। 5 साल में पासपोर्ट मिल जाता है, और पासपोर्ट आप जानते हैं कि इसकी माशाल्लाह अच्छी यानी कि कंट्री की अच्छी पावर है पासपोर्ट की। तो ये था गाइस तरीक़ाकार कंप्लीट, और इस तरह से जो है आप एक कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। टिकटें हैं तकरीबन मुख्तलिफ रेट होते हैं, 2,15,000 से लेके 2,20,000 तक रिटर्न टिकट बन जाती है। कभी 3 लाख की होती है, कभी 1,90,000 की, कभी ऊपर नीचे, यानी ये एक फ़िक्स नहीं बता सकते। टिकट्स का तो कोई पता ही नहीं चलता है, कभी तो कितने की होती है, कभी कितने की होती है। तो अगर आप एक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कम से कम $1,000 आपकी पॉकेट में हो, 3-1 लाख पाकिस्तानी वीज़े और टिकटों के अलावा कम से कम आपकी पॉकेट में कम से कम इतना तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई आशिक हज़रात माशाल्लाह जाते हैं इंडोनेशिया में, और उनके पास ये इतने पैसे नहीं होते, तो कुछ लड़कियां भी उनकी सपोर्ट करती हैं। अब इंडोनेशिया में ये भी पूछते हैं कि हमें लड़की कैसे मिलेगी। माशाल्लाह से इंडोनेशिया में 70 से 80% जो है ना ख़वातीन हैं, और मर्द हज़रात जो है ना कम हैं। बहरहाल ठीक ठाक है, नॉर्मल है। और आप जो है इजीली अपना लाइफ पार्टनर ऑनलाइन साइट्स के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्लीकेशन है, इसे ओके कोपिड कहती हैं। ओके कोपिड जो है उससे आप सर्च कर सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर। और इसके अलावा ओमी है, इसके अलावा टेंडर है, di mana orang bilang di mana cara dapat cewek Indonesia. ओमी वगैरह है,
اور ہے اپلیکیشن انڈونیشین مسلم میچ، ٹھیک ہے، یہ اپلیکیشن ہے، مختلف ہیں. اب کچھ اپلیکیشنیں آپ کو یہاں پاکستان میں اس ورژن پہ مل جائیں گی. کچھ اپلیکیشنیں جب آپ اپنا موبائل انڈونیشیا میں رجسٹرڈ کروا لیں گے ایئرپورٹ سے، جب نکلیں گے تو رجسٹرڈ ایئرپورٹ سے ہی کروا کے نکلیں گے، سم ڈالیں گے تو آٹومیٹک وہاں کی اپلیکیشنیں جو ہے راؤنڈ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اس طرح سے کر کے جو ہے آپ اپنا لائف پارٹنر خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اور انڈونیشیا میں اگر کوئی لڑکی آپ کو کہتی ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ آپ 70 لاکھ دیں، 50 لاکھ دیں، 80 لاکھ دیں یا جتنے مرضی پیسے دیں، تو وہاں پہ آپ نے مطلب ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی خاص سسٹم نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسہ دیں. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں نا تھوڑی لالچ میں آ جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں نا کہ پھر فارنر ہیں اور پاکستانی ہیں، تو اکثر میرے دوستوں کو میسج آتے ہیں کہ لڑکی تو اتنا پیسہ مانگ رہی ہے نا، تو وہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے. لڑکیاں کوئی پیسہ نہیں مانگتی ہیں، جو جوجور اسے کہتے ہیں، جو ایماندار ہوتی ہیں، جو صحیح ہوتی ہیں، اللہ نے جس کے ساتھ آپ کی جوڑی بنائی ہے تو وہ فری میں بھی ہو جاتا ہے کام. فری سے مراد ہے کہ آپ اس کو حق مہر دیں، جائز جو ضروریات ہیں ان کی آپ پوری کریں، اور جائز طریقے سے آپ جو ہے ایک اپنا قدم اٹھا سکتے ہیں تقریباً پراپر، یعنی کہ. تو یہ تھی ترتیب، یہ تھا طریقہ کار، اور امید کرتا ہوں کہ سب بھائیوں کو اس کی سمجھ لگی ہوگی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ مزید اگر کچھ رہ جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے فری انفارمیشن دی جائے گی، کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہے. لیکن کائنڈلی خدا را آپ جو ہے ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہ ہمیں سمجھا دیں. ٹھیک ہے، اس چیز کی کوشش کیجیے گا کہ میسج ٹائپ کر کے لکھ کے بھیجیے گا، وائس میسج کا ریپلائی نہیں دیا جائے گا، یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا، اور امید کرتا ہوں آپ کو کافی کچھ ہم نے گائیڈ کر دیا، بتا دی ہے. مزید کچھ چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو، پرانی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ میں نے تمام ترتیب بتائی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں یہ اور بیبی، اور ماشاءاللہ سے ایک اور ہمارا نیو بیبی بھی آنے والا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم کشمکش میں ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب ہے کیا کیا جائے. اوکے، بائے بائے، السلام علیکم، اللہ حافظ، لو یو گائز، بائے بائے.